दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, आज जो है कंप्यूटर, अब आपके कंप्यूटर के प्रश्न आज शुरू हो गए हैं और ये 5 प्रश्न के बाद मैं टोटल 50 यहाँ करा दूंगा। 5 अभी कंप्यूटर के होंगे, फिर आपके बाकी के प्रश्न आएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। और उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह आप बस प्यार देते रहिए। धीरे धीरे हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह एक प्रकार की भौतिक अशुद्धि है जो जब सीपीयू में रहती है तो गड़बड़ी पैदा करती है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रभावित करता है और इस प्रकार अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल भेजता है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपना प्रतिरूप बनाता है जिससे यह कंप्यूटर या उसका प्रयोग करने वालों की जानकारी के बिना उसे प्रभावित करता है। यह केवल धूल की जमावट है जो हार्ड डिस्क पर पाई जाती है जिससे कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। सी है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपना प्रतिरूप बनाता है जिससे यह कंप्यूटर या उसको प्रयोग करने वालों की जानकारी के बिना उसे प्रभावित करता है। स्मृति भंडारण की क्षमता की दृष्टि से भारत सबसे बड़े से सबसे छोटे कंप्यूटर मेमोरी का सही क्रम की पहचान कीजिए। यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें इन्हें छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है। तो कैशे, रैम, हार्ड डिस्क और रजिस्टर। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों जो है वो आपका डी सही उत्तर है। हार्ड डिस्क, फिर आता है रैम, फिर आपका आता है कैशे और लास्ट में आता है रजिस्टर। चलिए देखिए, हार्ड डिस्क जो होता है वो आपका 20 टेराबाइट तक स्टोर करता है और रैम 256 गीगाबाइट तक, कैशे 8 किलोबाइट से लेके 120 मेगाबाइट तक और रजिस्टर जो होता है 32 से 64 बाइट तक स्टोर करता है। नीचे 2 कथन दिए गए। कथन 1 है 7 बिट प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी दशमलव संख्या 128 है और कथन 2 है सबसे बड़ी 2 डिजिट दशमलव एक संख्या को जमा करने के लिए न्यूनतम 7 बिट की आवश्यकता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह है कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 सत्य, कथन 2 असत्य है। कथन 1 सत्य, कथन 2 सत्य है। तो आपका सही उत्तर है कथन 1 असत्य, कथन 2 सत्य है, क्योंकि वो 128 नहीं 127 होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। www वर्ल्ड वाइड वेब के संबंध में कौन से कथन सही है। वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो www पर एक्सेस और कंटेंट देखने के लिए प्रयुक्त होती है। वेब ब्राउज़र एक कंप्यूटर सिस्टम है जो www पर उपलब्ध फाइलें बनाता है। टिम बर्नर्स-ली ने www बनाया। मोज़ेक पहला सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किए जाने वाला वेब ब्राउज़र था। तो आपको बताना है नीचे कौन सा सही है। तो आपका सी और डी केवल सही था कि टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था www और मोज़ेक पहला सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किए जाने वाला वेब ब्राउज़र था। अगला प्रश्न है आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो है आपका सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल और लक्ष्य, एनडीए, एनडीएल, स्पोकन ट्यूटोरियल और एफओएस एसईई। तो हमें यहाँ मैचिंग करनी है। तो मैचिंग कुछ इस प्रकार है। आपका ए ऑप्शन सही है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। देखिए एन ए डी आपका निर्गत करना, जमा करना, पहुंच और शैक्षिक सम्मान जैसी डिग्री, मार्कशीट इत्यादि की जांच। और आपका सेकंड है एन डी एल, सिंगल विंडो सर्च की सुविधा के साथ लर्निंग रिसोर्सेज के वर्चुअल रिपोजिटरी का फ्रेमवर्क। और आपका जो स्पोकन ट्यूटोरियल है वो है अपने आप ही विभिन्न फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सीखता है। एफ ओ एस एस ई वो है शिक्षण संस्थानों में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका
ओजोन परत के ओजोन छिद्र में परिवर्तित होने के लिए ओजोन का संघनन होना चाहिए। तो दोस्तों वो होना चाहिए आपका कितना, 220 डॉप्सन इकाई होना चाहिए। चलिए ए ऑप्शन आपका सही है। कोविड-19 के लिए उत्तरदायी विषाणु हैं सार्स कोव 2, टीबी कोव 2, सार्स कोव 1, H2N2 H2AN2। तो ये आपका है सार्स कोव 2 विषाणु जो है उससे कोविड-19 था आपका। सूची 1 सूची 2 आपका मैचिंग है अगले प्रश्न में। वायु गुणवत्ता सूचकांक और रंग और कूट। तो 0 से 50 पीला, 101 200 लाल, 201 से 300 हरा, 301 से 400 नारंगी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बताना है कि सूची 1 सूची 2। तो बी जो है वो आपका ऑप्शन सही है। बी में क्या है देखिए, 0 से 50 होता है आपका हरा, और 101 से 200 होता है पीला, 201 से 300 होता है वो आपका होता है नारंगी, और 301 से 400 होता है लाल। तभी आपने देखा होगा दोस्तों, क्योंकि लाल जो होता है वो दूर से दिखता है, तभी आपने देखा होगा सिग्नल पर रेड कलर होता है। हमारी गाड़ी की बैक लाइट रेड होती हैं, जिससे हमको हमारी गाड़ी हमें दूर से, मतलब किसी और को रात में दूर से दिख जाए। कोहरे में सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी इन्हीं की रहती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक देखिए, ये रहा आपका। समुद्री जल के खारेपन के लिए इसमें आकर मिलने वाली विभिन्न नदियों द्वारा निक्षेपित खनिजों एवं लवणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। तथापि नदियों का जल खारा नहीं होता, क्योंकि लवण तलहटी में अवक्षेपित हो जाते हैं, पादप लवणों का अवशोषण कर लेते हैं। नदी जल वर्षा से अपूरित हो जाती है। नदी का गाद लवण को निष्प्रभावी कर देता है। तो सी आपका सही है, नदी जल वर्षा से आपूरित हो जाती है। भारत में अधिकांश ऊर्जा का स्रोत है पनबिजली संयंत्र, परमाणु विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र और सौर विद्युत संयंत्र। तो सी आपका सही है, ताप विद्युत संयंत्र। भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के अनुसार 31 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता 3,99,497 मेगावाट थी। कोयला 51.1%, लिग्नाइट पूरा आपको दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक सक्रिय मानी जाती थी, निष्क्रिय मानी जाती थी, तटस्थ मानी जाती थी और प्रच्छन्न मानी जाती थी। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, और ए आपका दोस्तों हो जाएगा सक्रिय मानी जाती थी। निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं पर्यावरण के भौतिक पक्षों से अधिक उनके नकारात्मक सामाजिक पक्ष में संकेतक हैं? मलिन बस्तियों के वास स्थान, समूह के संघर्ष और झड़पें, समूह में कुंठा और व्यग्रता प्रकट होती है, समूह व्यवहार में आक्रामकता और खतरे स्पष्ट होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए और बी, केवल बी और सी। तो आपका यहाँ पे सही है। देखिए, समूह के संघर्ष और झड़पें और समूह व्यवहार में आक्रामकता और खतरे स्पष्ट होते हैं। तो आपका बी और डी, सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निरंतर पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने घंटे व्यतीत करने चाहिए? 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे। तो डी आपका सही उत्तर है, डी है 50 घंटे। सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर व्यक्तिक सफलता के प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्य को कहते हैं? आत्मनिर्देशी मूल्य, सुखवादी मूल्य, उपलब्धि मूल्य और शक्ति मूल्य। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है उपलब्धि मूल्य। सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर व्यक्तिक सफलता के प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्य को उपलब्धि मूल्य, अचीवमेंट वैल्यू कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मूल्य विकास के चरण और वर्णनात्मक विशेषताएं। चरण फर्स्ट मूल्य संग्रहण, चरण सेकंड मूल्यांकन, चरण थर्ड मूल्य श्रेणीकरण और चरण फोर्थ मूल्य समीकरण।
तो आपका सही उत्तर ए ऑप्शन है। आइए देखिए, चरण फर्स्ट मूल संग्रहण, इनमें समुदाय के सदस्यों से प्राप्त किया जाता है मूल्यांकन व्यक्ति को पसंदीदा मूल्यों का चयन और उपयोग सिखाने में सहायता करता है। और आपका है मूल्य श्रेणीकरण, जब व्यवहार और उपदेशित मूल्य में अंतराल हो। और मूल्य समेकन, मानव व्यवहार का अनुमान उपलब्ध करता हूँ। अब आपके जो 5 प्रश्न हैं ये 50 तक, ये आपके गद्यांश से हैं और गद्यांश को हमेशा ध्यान से पढ़ें क्योंकि इनके उत्तर इसी में छिपे होते हैं। अगर आप ये गलत कर लेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो प्रशिक्षण को शिक्षा से पृथक कर कार्य और ज्ञान के पृथक्करण के व्यवहार रूप दिया गया। पूर्ववर्ती का आशय श्रम कौशल और शिल्पकारी के सदस्यों को निर्धनों की युवा पीढ़ी को हस्तांतरित करना था ताकि वे अपने श्रम को मूल्यवान बना सकें। उत्तरवर्ती का आशय सामाजिक प्रथा के पृथक्करण सामान्यीकरण को अमीर वर्ग की युवा पीढ़ियों तक पहुंचाना था। जब आप गद्यांश पढ़ लेंगे तो इसके प्रश्न आपको यहाँ ही के यहीं मिल जाएंगे। शिक्षा में असमानीकरण का समाधान है सिद्धांत और व्यवहार के विभेद को बढ़ावा देना, परीक्षण और शिक्षा के बीच के अत्यल्प विभेद को चुनौती देना, प्रौद्योगिकी का गुणवत्तापरक हस्तांतरण, प्रशिक्षण और शिक्षा के द्विभाजन के आधार पर विशेषज्ञता की ओर उन्मुख होना। तो आपका जो विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो आपका सही है बी और सी ऑप्शन आपका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए। अभिकथन है आपका, शिक्षा को असमानीकरण का साधन माना जा सकता है। तर्क है, शिक्षा से प्रशिक्षण को पृथक कर कार्यों को ज्ञान से पृथक किया गया है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो ए जो ऑप्शन है वो आपका सही है। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर ए की सही व्याख्या है। कथन है आपका, प्रशिक्षण का आशय श्रमिक के कौशल और शिल्पी के रहस्यों उन लोगों को हस्तांतरित करना है जिनके पास इसका अभाव है। कथन 2 है, शिक्षा का आशय सामाजिक प्रथा के पृथक्कृत समाजीकरण को उन लोगों को हस्तांतरित करना है जिनके पास इसका अभाव है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सत्य। तो एक कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो गद्यांश के लेखक किसका समर्थन करता है? वर्गविहीन समाज, तकनीकी तंत्री समाज, सिद्धांत और व्यवहार के मध्य अंतर संबंध और पारंपरिक शिल्पों की प्रस्तुति। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बी जो है केवल ए और सी आपका सही उत्तर है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, व्यवहार के बिना सिद्धांत निरर्थक है, सिद्धांत के बिना व्यवहार व्यर्थ है, उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर विज्ञापन का प्रभाव, ब्रांडेड वस्तुओं के लिए स्वामित्व उपाय और विक्रेताओं के बाजार में ब्रांडेड उत्पादनों का संवर्धन। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। व्यवहार के बिना सिद्धांत निरर्थक है, सिद्धांतों के बिना व्यवहार व्यर्थ है। तो यहाँ आपके ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर कमेंट करते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।